हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एमसीक्यू सीरीज़ का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर इसके पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप लोग वो देख सकते हैं। तो चलिए, हमने कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अभी उसके आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट यूनिट पर के ये। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल जनरली एग्जिबिट्स अ यील्ड पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट किस मटेरियल के लिए होता है? तो ज़्यादातर हमें दिखता है माइल्ड स्टील के लिए, मतलब ही डक्टाइल मटेरियल। ये हमारा माइल्ड स्टील हमारा क्या है? डक्टाइल मटेरियल, बराबर। डक्टाइल मटेरियल और माइल्ड स्टील एक में ऐसा मटेरियल है, मतलब माइल्ड स्टील इज द ओनली मटेरियल विच शोज टू यील्ड पॉइंट। टू यील्ड पॉइंट कितने यील्ड पॉइंट शो करता है? ये 2 यील्ड पॉइंट। माइल्ड स्टील ही एक ऐसा मटेरियल है जिसको 2 यील्ड पॉइंट होते हैं, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट, जिसे हम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस मतलब ही क्या हमारा? ई मतलब ही क्या हमारा? यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट्स सेम एज दोज ऑफ। तो इसका यूनिट किसके बराबर होता है? तो देखिए, इसका सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होता है। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो अभी इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। स्ट्रेस, शेयर मॉडुलस ऑफ मतलब ही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड प्रेशर। तो अभी देखिए, स्ट्रेस का यूनिट भी होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, शेयर मॉडुलस का भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और प्रेशर का भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रेन को यूनिट ही नहीं होता, मतलब इसके बराबर हो सकता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी कैंसल। शेयर मॉडुलस, स्ट्रेस एंड फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, मतलब ये हो सकता है कि ऑप्शन नंबर सी भी कैंसल। स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड प्रेशर, स्ट्रेन को यूनिट ही नहीं होता, मतलब ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं। क्या हो जाएगा? स्ट्रेस, शेयर मॉडुलस एंड प्रेशर। शेयर मॉडुलस मतलब हमारा जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जितने भी मॉडुलस है ई जी के, सबको यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब इसमें दिया गया है एक स्ट्रेस और एक प्रेशर। तो स्ट्रेस मतलब क्या? स्ट्रेस हम सिग्मा से डिनोट करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया। लोड गिनते हैं न्यूटन में, एरिया रहता है एमएम स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में। और उसके बाद में प्रेशर। प्रेशर मतलब क्या? इट इज़ द नॉर्मल फोर्स, मतलब फोर्स पर यूनिट दी सरफेस एरिया। पर यूनिट दी सरफेस एरिया मतलब ही क्या? फोर्स गिनते हैं हम न्यूटन में, एरिया रहता है एमएम स्क्वायर में। अब स्ट्रेस मतलब क्या? लोड बाय एरिया। और प्रेशर मतलब क्या? नॉर्मल फोर्स, जो फोर्स नॉर्मल होगा पर यूनिट क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया। यहाँ पर होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर होगा सरफेस एरिया। दोनों का भी यूनिट सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tensile force P is acting on a body of length L and area cross sectional is A. The change in length would be। अब कुछ रिलेशन दिए हुए हैं जिसमें E भी आता है हमारा। तो अब देखिए, सबसे पहले E इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा पर यूनिट E, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेंथ। अब E इज इक्वल टू स्ट्रेस को ही हम क्या लिख सकते हैं? लोड बाय एरिया। और E को ही हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इस तरह से अगर मैं इसे उल्टा कर दूँ तो E क्या हो जाएगा? P बाय ए इंटू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ ऊपर, चेंज इन लेंथ नीचे। लेकिन हमें क्या निकालना है अभी? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, तो वो चल जाएगी उस तरफ और E आ जाएगा डिवाइड में। मतलब चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू पी एल बाय ए। तो रिलेशन क्या आएगा? चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू पी एल बाय ए। पी एल बाय ए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, पी एल बाय ए। द रेशो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब जी टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ई फॉर अ पॉइजन्स रेशो 0.25 वुड बी। क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए उनका रिलेशन क्या होता है। ई और जी का रिलेशन क्या होता है? ई और जी का रिलेशन, ई एंड जी रिलेशन, ई एंड जी रिलेशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का रिलेशन क्या होता है? तो ई इक्वल टू 2g इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। म्यू मतलब हमारा पॉइजन्स रेशो। और हमें क्या निकालना है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब ई किधर चल जाएगा? उस तरफ, और ये किधर आ जाएगा? इस तरफ। मतलब ये देखिए, ई इसके नीचे चल जाएगा जी डिवाइडेड बाय ई। हमें फाइंड आउट करना है जी डिवाइड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी टू द इलास्टिसिटी। और इधर क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस
म्यू, ये इस तरफ आ जाएगा। तो 1/2 इन ब्रैकेट 1 + 0.25, मतलब ये क्या आ जाता है 1.25 इंटू 2, 1.25 इंटू 2 क्या आ जाएगा 1/2.5, 1/2.5, मतलब ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर। अगर हम इसे सॉल्व करते तो हमें मिलता है 0.4, ऑप्शन नंबर बी। कैलसी में डालिए और इसे सॉल्व कीजिए। आंसर क्या आ जाएगा 0.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पर क्या पूछे, बल्क मॉडुलस टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के और ई का पूछे फॉर पॉइजन्स रेशियो 0.25। पॉइजन्स रेशियो मतलब क्या, म्यू। इसमें देखिए हमें इसके इनका रिलेशन मालूम होना चाहिए। ई एंड के रिलेशन क्या होता है, मतलब ये फॉर्मूले डेरिवेशन से फॉर्मूले कुछ बने हुए हैं, हमें सीधा सीधा फॉर्मूले याद रखने हैं। ई इक्वल टू 3 के, कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन भी पूछेंगे। ई इक्वल टू 3 के 1 - ट्वाइस ऑफ म्यू। हमें क्या निकालना है अभी, रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब डिवीजन, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। के बाय ई हमें फाइंड आउट करना है, तो ई चले गया उस तरफ डिवाइड में, तो 3 1 - ट्वाइस ऑफ म्यू भी किधर आ जाएगा 1 के डिवाइड में, 3 1 - ट्वाइस ऑफ म्यू। और म्यू की वैल्यू हमें दी गई है 0.25। ई इन ब्रैकेट 3 1 - 2 इंटू 0.25, कैलसी में डाल के इसे सॉल्व कीजिए और हमें के बाय ई की क्या वैल्यू मिलती है, ऑप्शन नंबर ए 0.66, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा हमें 0.66। कैलसी में डालिए और उसे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर बार व्हेन सब्जेक्टेड टू द एक्सियल पुल पी। जब एक रेक्टेंगुलर बार है, सपोज हमारे पास एक इस तरह का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का हमारे पास एक बार है, और इस पर हमने क्या लगा दिया, लोड पी, एक्सियल पुल पी इस तरह से इधर लगा दिया, एक्सियल पुल पी। तो इसमें क्या होगा, इसकी लेंथ क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, बराबर। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएंगी इस तरह से। लेकिन विड्थ एंड थिकनेस इसकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। विड्थ एंड थिकनेस इसकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यहाँ पर विड्थ एंड थिकनेस इसकी क्या हो गई, यहाँ पर डिक्रीज हो गई। तो देखिए इंक्रीज इन लेंथ, दो ऑप्शन दिख रहे, इंक्रीज इन लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। तो विड्थ एंड थिकनेस इंक्रीज होती है क्या, नहीं। लैटरल डायमेंशन कभी भी डिक्रीज होंगे। देखिए लीनियर डायमेंशन जो होते हैं ना, लीनियर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और लैटरल डायमेंशन जो होते हैं बाकी के बचे हुए लैटरल डायमेंशन वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। देखिए इंक्रीज इन लेंथ एंड डिक्रीज इन विड्थ एंड थिकनेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ एंड डिक्रीज इन width and thickness. Thermal stresses of unrestrained body will be dash when temperature of body is increase. Remains constant. Option number C remains constant. जब तक ये उसे हम कोई restrictions नहीं देते तब तक क्या हो जाएगा, वो constant ही रहेगा। मतलब ये क्या है, सपोज एक रॉड है हमारे पास और उसे हम 30 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 40 डिग्री सेल्सियस पर उसे हम हीट दे रहे हैं इस रॉड को। तो यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसलिए इसमें कुछ स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं। ये डिफॉर्म होगा, दोनों तरफ से डिफॉर्म होना शुरू होगा, लेकिन जब तक इसे हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर हम इसे दोनों साइड से या फिर एक साइड से इसे रेस्ट्रिक्ट कर देते तो अब ये चाह पाएगा कि बाहर इलोंगेट हो पाएगा क्या, नहीं। तो तब यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। लेकिन अनरेस्ट्रेंड कंडीशन में रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो स्ट्रेस कॉन्स्टेंट ही रहेगा। Elongation of taper bar, elongation for taper bar with circular cross section। टेपर मतलब क्या, सपोज हमारा इस साइड का डायमीटर है D1 और इस तरह से हम इसे टेपर प्रोवाइड करते हैं और इस तरह का डायमीटर है D2। मतलब सपोज D1 डायमीटर था इस तरफ, टेपर देने के बाद में इस तरफ कितना है, डायमीटर हमने रिड्यूस कर दिया, इस तरफ हो जाता है D2। तो तब इलोंगेशन मतलब क्या, चेंज इन लेंथ इज गिवन बाय। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास 4PL डिवाइडेड बाय पाई ई D1 D2, 4PL डिवाइडेड बाय पाई ई D1
T2। ये डायरेक्ट फार्मूला में याद रखना है टेपर सेक्शन के लिए, टेपर सर्कुलर वायर के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 4PL डिवाइड बाय पाई ई T1 T2। The maximum stress produced in the bar of tapering section is at smaller end। जिस साइड में स्मॉलर एंड होगा उस साइड में हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। मैक्सिमम स्ट्रेस हमारा किस साइड में प्रोड्यूस होगा? स्मॉलर सेक्शन। क्योंकि देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? लोड पर यूनिट एरिया। मतलब स्ट्रेस को एरिया कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया कम हो जाएगा इसका मतलब स्ट्रेस क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये दोनों कैसे? इन्वर्सली। और ये दोनों कैसे? डायरेक्टली। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, स्ट्रेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया हम कम करते तो स्ट्रेस क्या होता है? इंक्रीज होता है। मतलब ये क्या है? स्मॉलर एरिया रहा तो स्ट्रेस क्या रहेगा? मैक्सिमम। कंपोजिट सेक्शन कंटेन्स 3 डिफरेंट मटेरियल। कंपोजिट सेक्शन मतलब क्या? मिक्स मटेरियल होंगे। 3 डिफरेंट मटेरियल कंटेन ऑफ द स्ट्रेस इन ऑल द डिफरेंट मटेरियल, द स्ट्रेस इन ऑल द डिफरेंट मटेरियल विल बी। अगर मटेरियल चेंज होता है तो उसका स्ट्रेस भी कैसा होता है? डिफरेंट ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। द नेकिंग इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल बिगिंस एट। नेकिंग कब स्टार्ट होती है? तो कल हमने एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखी थी। लास्ट लेक्चर में हमने एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखी थी, बराबर। तो इसमें क्या था? इस तरह की वो डायग्राम थी। और ये जो पॉइंट था ये हमारा अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट था। यहाँ पर हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट थी, यहाँ पर हमारी इलास्टिक लिमिट थी। यह हमारा अपर हिल पॉइंट था, ये हमारा लोअर हिल पॉइंट था, ये अल्टीमेट पॉइंट था और ये ब्रेकिंग पॉइंट था, या फिर फ्रैक्चर भी कह सकते हैं इसे, बराबर। तो इसमें नेकिंग कब स्टार्ट होती है? तो नेकिंग स्टार्ट होती है अल्टीमेट पॉइंट के बाद में। अल्टीमेट जब मैक्सिमम स्ट्रेस अचीव हो जाता है उसके बाद में क्या हो जाती है? हमारी नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है अल्टीमेट पॉइंट के बाद में। यहाँ तक क्या होता है? ये इलास्टिक रीजन है, यहाँ तक क्या है? ये इलास्टिक है। इसके बाद में पूरा क्या है? प्लास्टिक है। और प्लास्टिक में भी अगर हम एल स्ट्रेंथ क्रॉस कर लेते तो हमारा स्ट्रेस क्या होता है? मैक्सिमम होता है, यहाँ तक जाता है। उसके बाद में क्या होता है? नेकिंग फॉर्मेशन। और नेक फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पे हो जाता है फ्रैक्चर। तो ये जो रीजन है ये किसका रीजन है? नेक फॉर्मेशन का रीजन। द टेम्परेचर स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ। टेम्परेचर स्ट्रेस मतलब क्या? तो सबसे पहले हमें देखिए टेम्परेचर स्ट्रेन पता होना चाहिए। टेम्परेचर स्ट्रेन इज इक्वल टू द अल्फ़ा इंटू टी। ये उसका फॉर्मूला है, अल्फ़ा इंटू टी। अब टेम्परेचर स्ट्रेस मतलब क्या? तो हमें पता है एक रिलेशन ई इक्वल टू सिग्मा बाई मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। अगर हमें स्ट्रेस फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ई इंटू ये उधर चल जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ई इंटू स्ट्रेन क्या होता है? अल्फ़ा इंटू टी। देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया? ई अल्फ़ा टी। तो इसमें हम देख सकते हैं स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी भी हम इसे कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर और राइज इन टेम्परेचर। और अल्फा मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पर अल्फा का मीनिंग क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब टेम्परेचर याद रखना है, मतलब ऑप्शन नंबर डी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, टेम्परेचर राइज एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ मतलब क्या कि उसमें उस फॉर्मूले में कौन से वैल्यूज आते हैं। तो किसका फंक्शन है वो? टेम्परेचर राइज, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। During a tensile test on a specimen of 1 centimeter square cross sectional, मतलब क्या दिया हुआ है? ओरिजिनल एरिया दिया हुआ है। ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम लोड ऑब्जर्व, मतलब लोड मैक्सिमम दिया हुआ है। मैक्सिमम लोड कितना दिया हुआ है? 8 किलो न्यूटन। मतलब ये क्या? 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन किलो न्यूटन में, इसलिए न्यूटन में नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट नेक एरिया, मतलब नेक फॉर्मेशन जब होता है तब का एरिया दिया हुआ है उन्होंने 0.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक फॉर्मेशन मतलब सपोज हमारा रॉड ऐसा था, नेकिंग के बाद में उसका एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया इस तरह से, तो इसे कहते हैं हम नेक फॉर्मेशन। तब एरिया कितना था 0.5, पहले एरिया कितना था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब कितना हो गया, आधा हो गया उसके 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उन्होंने पूछे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम SUT लोड कौन सा लेते हैं, मैक्सिमम, और यहाँ पर एरिया कौन सा आएगा, अभी नेक फॉर्मेशन वाला एरिया आएगा। नेक फॉर्मेशन लोड बट एरिया, लोड बाय एरिया। लोड कितना है 8 किलो न्यूटन, एरिया कितना है 0.5, 8/0.5 कितना होता है 16 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच मटेरियल द पॉइजन रेशियो इज मोर देन यूनिटी। पॉइजन रेशियो ऑलवेज लेस देन क्या होता है 1, मोर देन यूनिटी होता है क्या, नहीं, तो नन ऑफ दी अबव। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू अ प्लेट्स। इनटू प्लेट्स मतलब क्या, हमारे शीट्स, और शीट्स मतलब क्या, हमने कल देखा था वायर आता है, स्मॉलर सेक्शन आते हैं तब हम जाते हैं डक्टिलिटी के पास, और जब शीट्स आते हैं, प्लेट्स आते हैं, तो तब हम जाते हैं मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी के पास, तो ये होती है मैलेबिलिटी। द चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील रॉड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन, मतलब चेंज इन लेंथ किस पर डिपेंड करती है, तो देखिए चेंज इन लेंथ मतलब क्या, स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रेन मतलब क्या, अल्फा इंटू टी इंटू ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा टी इंटू यल। तो किस पर डिपेंड है वो, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पर भी, टेम्परेचर भी, और ओरिजिनल लेंथ पर भी, मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। An axial pull of 10 kilonewton is applied to a mild steel of bar, cross sectional area 200 square mm. The normal stress would be, देखिए अभी हमें फोर्स कितना दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन, मतलब ये P, मतलब ये 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन, किलो न्यूटन का कन्वर्जन 10⁻³ न्यूटन। एरिया कितना दिया हुआ है 200 mm स्क्वायर, स्क्वायर mm मतलब ये mm स्क्वायर। हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया, 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 200। इसे सॉल्व कर दीजिए कैलसी में, या फिर हम इसे इस तरह से देखिए 10⁻³ मतलब क्या 3 zeros डिवाइडेड बाय 200। तो अभी हम इसे क्या कर सकते हैं, 0 0 कैंसल, 2 1 2, 2 5 10, 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर मतलब भी क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है 50 पास्कल एंड 50 मेगा पास्कल, तो आपको पता होना चाहिए 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू 1 मेगा पास्कल, ये भी MCQ में पूछा जा सकता है। एंड 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो हमें क्या चाहिए, न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर मतलब भी क्या, मेगा पास्कल, तो ऑप्शन नंबर सी। कंपोजिट बार मेड ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड अप। एक रॉड है, कंपोजिट बार है स्टील का और कॉपर का, उसको हम हीट करते तो स्ट्रेस डेवलप इन द स्टील एंड कॉपर विल बी। तो स्टील में कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल, एंड कॉपर में कौन सा होगा, कॉम्प्रेसिव। स्टील में कौन सा होगा, टेंसाइल, और कॉपर में कौन सा होगा, कॉम्प्रेसिव। A steel bar of 40 mm into 40 mm square cross section is subjected to the axial compressive load of 200 kilonewton. If length of bar is 2 meter, E is equal to 200 gigapascal. The elongation of the bar will be। अभी देखिए हमने एक elongation के लिए फॉर्मूला देखा था, सीधा सीधा PL by AE, PL by AE। P मतलब क्या, लोड, लोड कितना दिया हमें 200 किलो न्यूटन, मतलब 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यल की वैल्यू कितनी दी होने में 2 मीटर, 2 मीटर मतलब ही 2000 mm, 2000 mm न्यूटन, और mm में होना हमें सब। उसके बाद में ए की वैल्यू कितनी दी है 40 इंटू 40, 40 इंटू 40, ये हमारा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। और उसके बाद में हमें ई की वैल्यू दी हुई है 200 गीगापास्कल, 200 गीगापास्कल मतलब ये 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। अब इसे सॉल्व करने के बाद कैल्सी में डाल दीजिए और इसे सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद आता है हमारा 1.25 mm, 1.25 mm, मतलब ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमने इसमें कौन से कन्वर्जन्स यूज़ किए,
1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, 1 गीगा पास्कल इक्वल टू 10⁻³ मेगा पास्कल। सब हमें न्यूटन पर mm² mm और न्यूटन में होना चाहिए। 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन। ये हमारे कन्वर्जन से हम सब क्या चाहिए हमें न्यूटन में या फिर जो भी लेंथ होगा वो सब mm में। इधर मीटर में दी गई थी उसे हमने 2000 mm कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई करके। 200 गीगा पास्कल क्या लिखते हैं हम 10⁻³ मेगा पास्कल में कर दिए। 200 किलो न्यूटन तो किलो को क्या लिख दिए 10⁻³ न्यूटन में। नेक्स्ट, in terms of Poisson's ratio, mu the ratio of Young's modulus E to the shear modulus G of elastic material is। मतलब ये उन्होंने क्या पूछा है कि E और G का रिलेशन, E एंड G का रिलेशन क्या है, E एंड G का रिलेशन क्या है। तो अभी देखिए E इज इक्वल टू, हमने देखा था E इक्वल टू क्या था 2G इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, E इक्वल टू 2G इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। उसी तरह सपोज E एंड K का रिलेशन पूछते तो क्या हो जाता है, E एंड K का रिलेशन E इक्वल टू 3K 1 माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू, E इक्वल टू 3K 1 माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू। रिलेशन भी याद रखेगा, लिख के रखेगा, रिलेशन बिटवीन E एंड K मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये उनके रिलेशन है। तो ये रिलेशन भी हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं एग्जाम में या फिर इस पर का न्यूमेरिकल। थैंक यू।